नमस्कार, हो मिलती भी भारत में स्वागत है। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धालुओं और कांवड़ संघों से धैर्य, अनुशासन और मर्यादा बनाए रखने की अपील की है और शामली में उन्होंने कहा है कि सरकार कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा और सुविधाओं के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचना भी सभी की जिम्मेदारी है। और मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि छोटी छोटी घटनाओं को बहाना बनाकर यात्रा को बाधित करने की कोशिश की जा सकती है। आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान। आज कोई संकट नहीं है बहन और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। बहन और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए, यहां के किसानों के लिए, यहां के युवाओं के लिए, देश के अन्नदाता किसानों के लिए और देश के अन्नदाता किसानों के उन्नयन के लिए और युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए चौधरी चरण सिंह जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को आज साकार कर रही है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार। एक और अन्नदाता किसान के उन्नयन का कार्य हो रहा है, उसके चेहरे पर खुशहाली लाने का कार्य हो रहा है। दूसरी ओर नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की सुविधा है, बहन और बेटी को सुरक्षा भी है और उनके स्वावलंबन के लिए भी योजना है, और हर गरीब को शासन की योजना का लाभ प्रदान करने का कार्य भी हो रहा है। हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान की जा रही है, उनके निवेश को भी और उसको भी सुरक्षा प्रदान करके उसको आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। यही तो डबल इंजन सरकार है। आज कांवड़ यात्रा को कोई रोकता नहीं, आज तो शानदार कांवड़ यात्रा चल रही है। सुरक्षा सरकार उसके साथ खड़ी है, प्रशासन उनकी सेवा में खड़ी है, उद्यमी, व्यापारी और स्वयंसेवी संगठन उनकी सेवा के लिए खड़े रहते हैं। और मैं आज के इस अवसर पर जब कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने वाली है, मैं सभी कांवड़ संघों से विनम्र अपील करूंगा। बहन और भाइयों, मैं उनसे अपील करूंगा कि याद रखना, हम सब श्री राम के वंशज हैं, श्री कृष्ण के अनुयायी हैं और भोले शंकर के भक्त हैं। हम सब इस बात को ध्यान रखेंगे, राम की मर्यादा, कृष्ण की लीला और शंकर की समरसता और जीवंतता हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जयपुर में राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौर ने राम मंदिर दान विवाद को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में अल्फनामा देकर भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने ना तो राम मंदिर के भूमि पूजन में हिस्सा लिया, ना प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल हुए और ना ही मंदिर निर्माण में कोई योगदान दिया। और मदन राठौर ने कहा है कि ऐसा लोग अब राम मंदिर को लेकर सवाल उठा रहे हैं और देश की संस्कृति आस्था को ठेस पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने दान राशि में चोरी के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि कहीं भी दान की चोरी नहीं हुई है। यदि गिनती के दौरान किसी स्तर पर कोई छोटी घटना हुई है तो उसकी जांच चल रही है। उन्होंने कहा है कि जिनकी भगवान राम में आस्था नहीं है, उन्हें इस विषय पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। जो राम मंदिर
चंदा चोरी हुआ या नीट एग्ज़ाम हुआ, इसको लेकर वो घेरने की कोशिश करेंगे सरकार? पहली बात तो ये है कि कांग्रेस के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दिया था कि राम हुए ही नहीं, काल्पनिक है। दूसरी बात, न तो वो राम मंदिर निर्माण में शिलान्यास में गए, न उद्घाटन में गए, न उन्होंने एक ढीला राम मंदिर पर दिया कभी भी चंदा किसी भी प्रकार का। वो लोग प्रश्न कर रहे हैं, वो केवल हमारी सांस्कृतिक आराध्य उसको और डैमेज करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। उन लोगों को कोई अधिकार नहीं है। दूसरी बात यह है कि चंदा चोरी कहीं भी हुई नहीं है, केवल काउंटिंग एजेंट्स जो थे, जो कमरे में बैठ करके काउंटिंग करते हैं, उसमें से किसी ने कोई छोटी मोटी की है तो उसको सज़ा दे रहे हैं, उसकी जांच हो रही है, उसका नियमानुसार कानूनी कार्रवाई होगी। अब इसमें उन लोगों को नहीं बोलना चाहिए जिनका कोई लेना देना नहीं है, जिनकी आस्था नहीं है। अब वो बड़े बन रहे हैं आस्तिक। और मुलायम सिंह जी ने तो राम भक्तों को मारा था, गोलियां मारी थी, और गर्व से कहते थे कि हमने राम भक्तों के ऊपर गोलियां चलाई है। अब उनका बेटा अब अखिलेश अब राम भक्त बन रहा है। ये नाटकबाजी है, नौटंकी है और कुछ भी नहीं है। एक सोनम वांगचुक 20 दिन से अनशन पर बैठे हैं, और अरविंद केजरीवाल भी नजर आए कल, और भगवान राम का भी उपवास उड़ाया गया। देखिए, कोई क्या करता है, अब अनशन करे, कोई विषय वस्तु तो हो, फालतू की बात पे करे। और केजरीवाल, अब किस मुंह से बात करते हैं? केजरीवाल जमानत पर है, अपराधी है, अपराध किए हैं। अब वो अपने आप को शुद्ध साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होता है? गलत नहीं बताया जा रहा था पहले, अभी लेकिन राजनेता दिखाई दे रहा है मंच पर। हाँ, तो ये देखिए, ये अपनी अपनी ज़मीनें ढूंढ रहे हैं, कैसे छाया जाए, इस प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। कोई मतलब नहीं है, ऐसे लोगों को जनता अब नकार चुकी है, उसको कोई महत्व देने वाली नहीं है। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि डोटासरा जी जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और उस समय के शिक्षा मंत्री भी थे, और उस समय उनके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने शिक्षकों से पूछा कि क्या तबादलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, तो शिक्षकों ने खड़े होकर के कहा था कि हाँ, हमसे पैसे लिए जा रहे हैं। तो वो किस मुँह से बात करते हैं? पहली बात, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा सोचता है। डोटासरा जी के खुद के समय में भ्रष्टाचार हो रहा था तो वो सोचते थे कि बीजेपी के राज में भी होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कतई भ्रष्टाचार हमने नहीं होने दिया है, न हो रहा है। हम पारदर्शिता के साथ में कर रहे हैं। ज़रूरतमंद को समायोजित करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। कोई कैंसर से पीड़ित है, कोई किसी और प्रकार की व्याधि से है, किसी के परिजन कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है, कोई दिव्यांग है, तो उसको हम निकटस्थ स्थान पर लगाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। पूरी पारदर्शिता के साथ शुद्ध तरीके से हम काम कर रहे हैं, और वो गलत आरोप लगा रहे हैं। सहारनपुर में बजरंग दल के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक विकास त्यागी ने दावा किया है कि कलेक्ट्रेट परिसर में एक कथित अवैध मस्जिद का निर्माण किया गया था, जहां गोपनीय सरकारी कार्य होते हैं। और उन्होंने आरोप लगाया है कि मस्जिद परिसर में डाकघर संचालित हो रहा था और कई कमरे बाहरी लोगों को किराए पर दिए गए थे। विकास त्यागी के मुताबिक उन्होंने जानकारी 2025 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इस मामले की शिकायत की थी। इसके बाद प्रशासनिक जांच में आरोप सही पाए गए और अब सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कथित अवैध निर्माण को ध्वस्त करने का आदेश जारी किया गया है। और उन्होंने प्रशासन से अदालत के आदेश का तत्काल पालन करने और जुर्मानों की राशि बढ़ाकर 10 से 12 करोड़ रुपए करने की मांग की। कलेक्ट्रेट परिसर के अंदर एक अवैध मस्जिद बनी हुई थी, और कलेक्ट्रेट वो स्थान होता है जहाँ गोपनीय कार्य जो होते हैं। और उस कलेक्ट्रेट मस्जिद के अंदर एक डाक खाना संचालित था, और 5-6 कमरे जो बाहरी लोगों को किराए पर दिए हुए थे। और डाक खाने का जो किराया था वो भी मस्जिद ही जो है वसूल रही थी। और जनवरी 2025 को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को लखनऊ के अंदर मिलकर मैंने इसकी शिकायत की। शिकायत के बाद जो है इसकी जांच हुई, और जांच में ये चीजें सही पाई गई। उसके बाद प्रशासन ने कदम उठाते हुए नगर मजिस्ट्रेट न्यायालय में एक वाद जो है
प्रशासन की ओर से दायर किया गया मस्जिद को वहां से हटाने का, और गवाहों के साक्ष्यों के आधार पर वह मस्जिद पूरी की पूरी अवैध पाई गई। जो 315 गज स्क्वायर एरिया में मस्जिद थी, और उसके ध्वस्तीकरण के आदेश ये माननीय न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट न्यायालय के द्वारा आज ये हुए हैं। और ध्वस्तीकरण के साथ साथ लगभग 6 करोड़ 42 लाख रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। इन्होंने 1951 से इस मस्जिद को यहाँ होना दर्शाया था। तो मेरी प्रशासन से मांग है कि एक तो ये जो जुर्माना लगाया गया है ये 10-12 करोड़ रुपए के आसपास बैठता है, इसे बढ़ाया जा, और तुरंत जो न्यायालय ने आदेश दिया है मस्जिद की ध्वस्तीकरण का, तुरंत प्रशासन को कदम उठाते हुए इस मस्जिद को ध्वस्तीकरण जो है तुरंत यहाँ से होना चाहिए। ये जो आदेश आया कितने दिनों में जो है लड़ रहे थे आप? जनवरी 2025 में मैंने मुख्यमंत्री से मिलकर व्यक्तिगत एक पत्र लखनऊ के अंदर दिया था और पूरे प्रकरण से उन्हें अवगत कराया था। जांच हुई और जांच उपरांत शायद जनवरी, अगस्त या जुलाई में ये वाद न्यायालय में दायर हो गया था। मुझे इसका एग्जैक्ट तिथि और महीना नहीं पता, लेकिन शायद यही महीना था। और उसके बाद लगातार प्रभावी पैरवी हुई, शासकीय अधिवक्ताओं ने पैरवी की, और साक्ष्य प्रमाण जो है इस मस्जिद नहीं है और ये वहां से मिले, और आज ये ध्वस्तीकरण के आदेश वहां से न्यायालय से हुए। क्या कुछ पॉइंट्स रहे हैं इसमें जो? अब ये पॉइंट तो जो शासकीय अधिवक्ता हैं वो बतावेंगे। मेरा तो कहना ये था कि अवैध मस्जिद है और ये मस्जिद यहाँ से हटनी चाहिए। उसके क्या पॉइंट थे क्या नहीं थे, ये तो विदेश सचिव सीवी जॉर्ज ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की प्रस्तावित मोल्दोवा यात्रा ऐतिहासिक होगी, क्योंकि दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित होने के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति का यह पहला दौरा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मोल्दोवा के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधि मंडल स्तर वार्ता करेगी। इसके अलावा वहाँ के प्रधानमंत्री, संसद के स्पीकर और संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मुलाकात करेगी। राष्ट्रपति भारतीय समुदाय और कारोबारी प्रतिनिधियों से भी संवाद करेगी तथा भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम को संबोधित करेगी। सीवी जॉर्ज ने बताया है कि पिछले वर्ष पहलगाम आतंकी हमले की मोल्दोवा ने कड़ी निंदा की थी और आतंकवाद के खिलाफ भारत का समर्थन किया था। उन्होंने कहा है कि शिक्षा दोनों देशों के संबंधों का महत्वपूर्ण आधार बनकर उभरी है और बड़ी संख्या में भारतीय छात्र मोल्दोवा में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक साझेदारी में बदलने और व्यापार और निवेश बढ़ाने तथा बिजनेस टू बिजनेस सहयोग को नई गति देने के अवसर साबित होगी। Let me now talk about the visit to Moldova. This would be the first ever visit by the Indian president to Moldova since the establishment of diplomatic relations between the two countries. Moldova had opened a resident mission in New Delhi in 2023. The visit is therefore of considerable historical and political significance and reflects India's growing engagement with Eastern Europe. During the visit, Honorable President will hold one-to-one and delegation-level talks with the President of Moldova. The President of Moldova will also host a banquet dinner in honor of Rashtrapati Ji. The President will meet Prime Minister and President of the Parliament of Moldova along with the members of the Parliamentary Friendship Group. She will also have interaction with the business representatives and members of the Indian diaspora, reflecting India's comprehensive approach to strengthening political, economic, and people-to-people ties. India and Moldova enjoy warm and friendly relations based on mutual respect, democratic values, and cooperation in multilateral fora through engagement. Though economic engagement has yet to realize its full potential. Moldova strongly condemned the Pahalgam terror attack in April last year and expressed its strong support to India in the fight against global terrorism. Education has emerged as an important pillar of bilateral relations, with a large number of Indian students pursuing medical education in Moldova, thereby strengthening people-to-people contacts.
The proposed visit provides an opportunity to review the entire spectrum of bilateral relations and discuss ways to expand cooperation and elevate bilateral relations from political goodwill to a broad-based partnership encompassing areas such as trade and investment, digital technologies, innovation, renewable energy, healthcare, education, agriculture, culture, connectivity. Indian business delegation is expected to accompany Honorable Rashtrapati during the visit, and she will also address a business forum along with the President of Moldova. The visit will be instrumental in fostering strong business-to-business linkages and trade and investment ties. पंजाब से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जालंधर के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने नागरिकों और स्थानीय नेताओं से संवाद किया तथा पूरे राज्य में कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आर्थिक विकास को गति देने पर विशेष जोर दिया। अब रुख करते हैं जालंधर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा का सीधा प्रसारण आपको दिखाते। आइए। का ये भाव हमारे काम में दिखता है। साथियों, जो भारतीय रेल है एक गरीब परिवारों की, मिडिल क्लास परिवारों की सवारी है, लेकिन 2014 से पहले तक रेलवे की क्या स्थिति थी ये आप अच्छे से जानते हैं। कांग्रेस सरकार नई ट्रेनों की झूठी घोषणा करके आराम से बैठ जाती थी। हमारे जो रेलवे स्टेशन है इनको तो कांग्रेस ने अपने हाल पर छोड़ दिया था। यहां तक कि अंग्रेजों के जमाने में जो स्टेशन बने थे उनकी सूध लेने वाला भी कोई नहीं था। साथियों, भारतीय रेल का नेटवर्क इतना विशाल है कि रोज उसमें जितने यात्री सफर करते हैं उतनी तो कई देशों की आबादी भी नहीं है। रेलवे के विकास के जो काम आज हो रहे हैं ये 30-40 वर्ष पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन पहले की सरकारों की प्राथमिकता में ये काम था ही नहीं। गरीब और मिडिल क्लास को भी सुविधा चाहिए, इनको भी साफ सफाई चाहिए, इनके समय की भी एक वैल्यू है, ये पहले की सरकारें चर्चा तक नहीं करती थी। साथियों, ऐसी सोच से विकसित भारत नहीं बन सकता था। इसलिए बीते वर्षों में भाजपा सरकार ने स्थितियों को बदलना शुरू किया। आज पूरे देश में रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत 1300 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाया जा रहा है और इनमें से कई स्टेशन पर काम पूरा हो चुका है। आज ऐसे ही 75 स्टेशन का लोकार्पण किया गया है। साथियों, जब आप यहां जालंधर कैंट स्टेशन में जाएंगे तब आपको एहसास होगा कि वाकई हमारा देश विकसित राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। ये केवल स्टेशन नहीं है, ये एक प्रकार से सिटी सेंटर है। जालंधर कैंट स्टेशन आधुनिक भी हुआ है और इसकी कैपेसिटी भी बहुत बढ़ गई है। ऐसे ही आनंदपुर साहिब, मुक्तसर और साहिबजादा
अजीत सिंह नगर स्टेशन का भी कायाकल्प हो गया है। साथियों, हमारे नए रेलवे स्टेशन व्यापार कारोबार का भी माध्यम बन रहे हैं। यहां जो लोकल कारीगर है, विश्वकर्मा साथी है, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, उनके उत्पाद स्टेशन पर बिक सके, ऐसी व्यवस्था बनाई गई है। और ये अमृत भारत स्टेशन हमारी विरासत, हमारी धरोहर के दर्शन भी कराते हैं। अब जैसे जालंधर है, यहां की पहचान स्पोर्ट्स से है, खेलकूद से है, तो जालंधर कैंट स्टेशन में पंजाब की खेल परंपरा और लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं। आप आनंदपुर साहिब स्टेशन जाएंगे तो वहां तख्त श्री केसगढ़ साहब की झलक दिखाई देती है। कालका स्टेशन पर श्री काली मंदिर के दर्शन होंगे। यानी हमारे स्टेशन अब हमारी संस्कृति, सभ्यता के प्रतीक भी हो गए हैं। साथियों, हम अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेते हुए, उनका मान बढ़ाते हुए ही एक सशक्त राष्ट्र बन सकते हैं। इसी पवित्र भाव से ही आदमपुर एयरपोर्ट का नाम श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। तजर्बा देखते रहे हम भारत।